आप सुन रहे हैं कुमाऊं वानी की प्रस्तुति जमीन हमारी धरोहर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह। आप मुझे सुन रहे हैं कुमाऊं वानी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, जमीन हमारी धरोहर यह श्रृंखला जो हमने चलाई ये काफी सफल रही। इस पर आपने अपना प्यार दिया और बहुत सारे सवाल भी पूछे। जी हाँ, तो अब अगले भाग में हम आपके सवालों के साथ पहुंचे हैं एडवोकेट श्री तरन जोशी जी के पास, और हमने आपके उन सारे सवालों को उनके सामने रखा और फिर उन्होंने अपने जवाब दिए। उम्मीद है आपको ये भाग भी जरूर पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं इसकी ओर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में। जी धन्यवाद आपका भी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमारे श्रोताओं के बीच जन जागरूकता पहुंचाई, उन्हें सही जानकारी उन तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद पहले जी। और सर, अब अगले भाग में जब हम बात कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल आए हैं। एक श्रोता हैं जो जानना चाह रहे हैं कि मुझे घर बंटवारे में बराबर का हिस्सा नहीं मिला, वो संतुष्ट नहीं है अपने हिस्से से और वो कह रहे हैं कि मुझे कम हिस्सा मिला। मैंने अपने भाइयों से भी बात की, उन्होंने आपसी तौर पर उसे सुलझाने की कोशिश की लेकिन सुलझ नहीं पाया। तो वो जानना चाह रहे हैं कि मेरे क्या कानूनी अधिकार हो सकते हैं कि मुझे बराबर का हिस्सा मिल जाए। जी देखिए, ये समस्या एक सिर्फ ये नहीं कि नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है। क्योंकि जब भी किसी जो किसान है उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी जो जमीनें हैं उसको उसका बंटवारा उसके जो भी आश्रित हैं उन आश्रितों में होता है। और इन आश्रितों में बंटवारे का एक क्रम बनाया हुआ है, जो हमारा कानून है यूपीजेडी, उसके भीतर एक क्रम बनाया हुआ है और इसी क्रम से जमीनों का बंटवारा होता है। और संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो जो पहला अधिकार होता है जमीन के ऊपर, वो अभी जब से संशोधन हो गया है तब से उस व्यक्ति की जो विधवा होती है उसको भी एक बराबर का हिस्सा होता है, और बाकी जितने बेटे होते हैं उन सबका भी हिस्सा होता है जमीन के ऊपर। और फिर 2018 में एक और संशोधन हुआ है यूपीजेडी में ही, हमारे राज्य के भीतर, और उसमें जो घर की जो बेटियां हैं उनको भी जमीन पर हिस्सा दिया गया है। लेकिन व्यवहारिक रूप में जहां जब किसी किसान की मृत्यु होती है तो इन बेटे और जो उनकी विधवा हैं उनके नाम पर तो जमीन जो है सीधे उनके नाम पर आ जाती है। लेकिन जो बेटियां हैं, बेटियों को इसकी मांग करनी पड़ेगी, और अगर वो मांग करती हैं तभी जमीन उनके नाम पर आ पाएगी। ये तो एक बात थी। दूसरी बात जो आपने कही कि खासतौर पर जो घर बंटवारे की आपने बात करी, तो अमूमन तौर पर ये होता ही है कि जमीन जो आपकी खतौनी होती है, आपका जो खाता होता है उस में तो आपकी जमीन अलग अलग लोगों के नाम पर आ जाती है। लेकिन फिर से व्यवहार में जमीन जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों के पास कब्जे के तौर पर होती है। अब इस कब्जे के तौर पर ऐसा जरूर होता है कि किसी व्यक्ति के पास कम और किसी के पास ज्यादा, इस तरीके की चीजें हमारे देखने में आती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए करना क्या चाहिए, क्योंकि कानूनन तो मान लीजिए कि किसी किसान की मृत्यु होती है और उसके पास 4 नाली जमीन है और उसके 3 बेटे हैं और एक विधवा है, तो सबके पास एक एक नाली जमीन जो है सबके हिस्से में आएगी। तो ये कानूनी तौर पर तो ये बंटवारा बिल्कुल समान तौर पर करना होगा और समान तौर पर इसकी मान्यता होगी। लेकिन अगर व्यवहार में किसी व्यक्ति के पास कम और किसी व्यक्ति के पास ज्यादा है, और जो बाकी हिस्सेदार है, मान लीजिए कि दूसरे भाई हैं, जैसा आपने प्रश्न में भी कहा था, और वो किसी अपने दूसरे भाई को जमीन नहीं देना चाहते या नहीं दे रहे हैं, तो अपने कानूनी हक के नाते उसके पास 2-3 कदम है। हालांकि ये केस टू केस अलग अलग वेरी भी करता है। मैं आपको जो जानकारियां दे रहा हूँ वो स्पष्ट एक चीज करना चाहूंगा कि अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके की स्थितियां आती हैं। सबका वर्णन तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए पर्टिकुलर केस के ऊपर तो हमको, अगर पर्टिकुलर जो किसी का केस है, अगर वो अपनी बात बताएंगे तो उनको वो जानकारी दी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर समझने के लिए ये है कि वो सबसे पहले एक काम करें कि अपनी जमीन की पैमाइश करवा लें, ठीक है। और पैमाइश के लिए जो है अमीन पैमाइश करते हैं, ये हम सब लोगों को पता ही है। अमीन आते हैं, अमीन आपकी सारी जमीन की पैमाइश कर सकते हैं, और उस जमीन की पैमाइश करने के बाद
जिसके पास जहां पर भी जमीन कब्जे पर है उसकी जमीन को जमीन का नक्शा बना करके लाल स्याही से उसको दर्शा सकते हैं कि जमीन जो है वो अमित व्यक्ति के कब्जे में है। इससे एक तो हमको ये पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है और कानूनी रूप से उसको बराबर का हिस्सा मिला है कि नहीं मिला है। अब इस हिस्से की इसके बाद वो चाहें तो घर के परिवार के भीतर ही बैठ करके इसके ऊपर बात कर सकते हैं और जिस व्यक्ति को कम जमीन मिली है वो अपने लिए ज्यादा जमीन की मांग कर सकता है। अगर ये मामला घर में ही सुलझ जाता है तो ठीक है, अन्यथा वो पार्टीशन का जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में पार्टीशन का सूट भी दाखिल कर सकता है। और वो अगर पार्टीशन का सूट दाखिल करता है, सूट मतलब मुकदमा दाखिल करता है, तो फिर वो जमीन बराबर रूप से सब लोगों के बीच में बढ़ जाएगी। तो सर एक चीज और हम जानना चाह रहे थे और यही हमारे श्रोता का अगला सवाल है कि जो घर बंटवारे में हिस्सेदारी होती है, जो घर में आपसी सहमति से बंटवारा होता है, क्या उसे कानूनी तौर पर मान्यता है? देखिए, फिर से जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बिल्कुल बोला था कि अलग अलग केसेस की अलग अलग स्थितियां रहती हैं। तो वैसे में घर बंटवारे में जो हमने समझौता किया है उस घर बंटवारे की मान्यता तो है, लेकिन एकमात्र इसी के आधार पर अगर मान लीजिए कि आपका कोई केस चल रहा है और उस केस में इस घर बंटवारे को एक सबूत के तौर पर तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर कोई फैसला होगा ऐसा नहीं है। उसके साथ कुछ दूसरी उस समय की जो भी स्थितियां हैं, मतलब सपोज इसको एक उदाहरण से अगर हम समझें कि घर बंटवारे में अगर 3 भाई हैं और 3 भाइयों में से घर बंटवारे में 2 भाइयों ने ज्यादा हिस्सा दे लिया है और एक भाई को जो है कम हिस्सा दिया है या दिया ही नहीं है, तो इसको अदालत में पेश तो किया जा सकता है, लेकिन अदालत दूसरे तथ्यों पर भी विचार करेगा। वो ये देखेगी कि जो तीसरा भाई है, जब तीसरे भाई को भी बराबरी तौर पर जमीन मिलनी चाहिए थी, तो तीसरे भाई को नहीं मिलने का क्या कारण है। तो इन तथ्यों से अन्य जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर भी अदालत विचार करेगी, लेकिन एक सबूत के तौर पर या एक तथ्य के तौर पर इसका इस्तेमाल अदालत में किया जा सकता है। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल हमारे एक श्रोता ने किया है कि वो कह रहे हैं कि मेरा खेत किसी दूसरे के कब्जे में है और लंबे समय से है, तो क्या मैं इसे कानूनी तौर पर हासिल कर सकता हूँ? वो ये जानना चाह रहे हैं। जी, उनका अब इसमें भी कुछ अलग अलग चीजें हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, कुछ हमारा मुख्य कानून भी है। इन सब के ऊपर हम लोगों को जो है विचार करना होगा, लेकिन मोटे तौर पर अगर हमारा खेत जो है खतौनी में हमारे नाम पर है और कब्जे में किसी दूसरे के पास है, तो हम उसको हासिल करने के लिए फिर से सिविल कोर्ट के भीतर जो है वाद दायर कर सकते हैं और उस वाद के माध्यम से अपना हक हम ले सकते हैं। इसके लिए और भी कुछ तरीके अपनाए जाते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि एसडीएम जो है हमारे इन जमीनों की देखरेख के लिए मुख्य जिम्मेदारी व्यक्ति होते हैं, जिनके पास सहायता के लिए तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो वगैरह होते हैं। तो हम पहले यहाँ भी बात कर सकते हैं, यहाँ अपनी स्थिति को समझा सकते हैं और हम अगर किसी थाने के भीतर आते हैं तो हम संबंधित थाने में भी इसको लेकर के अपने तथ्यों को लेकर के जो है संबंधित थाने में भी हम एफआईआर करा सकते हैं। इस तरीके की कई सारी चीजें इसको लेकर के करनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहला जो काम इसके लिए करना पड़ेगा कि हम जिस जमीन को हम अपना बता रहे हैं तो उस जमीन पर हमारे हक हैं क्या, उससे संबंधित सारे जो भी कागज हैं वो कागज हमको इकट्ठा करने होंगे। और यहीं पर दूसरी बात आती है कि किसी व्यक्ति के पास, क्योंकि जमीन को लेकर के एक सिद्धांत ये भी है कि कोई भी जमीन खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जमीन ये माना जाता है कि जमीनें जो है वो खेती करने के लिए है और उसके ऊपर खेती की जाएगी, तो इसलिए किसी जमीन को खाली नहीं रहने दिया जाए। तो ये एक तरीके से एक सिद्धांत है। तो इसको कहते हुए अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा किया है तो उस दूसरे व्यक्ति के भी हक है। मान लीजिए कि आपने, हमारे यहाँ एक कागज होता है जिसको हम 12 साला बोलते हैं, और आप अगर बैंक वगैरह से कभी लोन लेते हैं जमीन को बंधक रख करके, तो बैंक आपसे 12 साल निकलवाने के लिए कहता है। 12 साल का मतलब होता है कि पिछले 12 साल का उस जमीन से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड, कि उस जमीन के ऊपर खेती हो रही है नहीं हो रही है, उस जमीन की स्थिति क्या है, वो जमीन कहीं दूसरी जगह बंधक तो नहीं रखी गई है। तो अगर वो जमीन पूरी तरीके से पाक साफ होती है तभी जो है उस जमीन के ऊपर लोन दिया जाता है। तो 12 साल की एक लिमिट बनाई गई है, और इससे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का आपकी जमीन के ऊपर कब्जा है तो उसका भी कानूनी हक बनता है। और उस व्यक्ति का कानूनी हक जो है हमारे यूपीजेडी के भीतर एक धारा है 129B, और वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का कब्जा है,
229 बी, माफ करिएगा। तो 229 बी के भीतर वो व्यक्ति जिसका कब्जा है वो अपना दावा जो है एसडीएम के यहाँ कर सकता है और उस दावे में ये बता सकता है कि वो क्योंकि इस जमीन के ऊपर इतने वर्षों से काबिज है और उसको इस जमीन की ज्यादा आवश्यकता है बनिस्बत उनके की जिनके नाम पर ये जमीन है। क्योंकि ये एक सिद्धांत तो ये कि इस बात को स्थापित करना पड़ेगा कि जिन व्यक्ति के नाम पर जमीन है उनको जमीन की शायद आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने जमीन को खाली छोड़ा हुआ है और इस व्यक्ति जिसका कब्जा है इसको ज्यादा आवश्यकता है। हालांकि इसमें भी जब मुकदमा चलेगा तो कई सारी चीजें होंगी, व्यवहार में कई सारी चीजें होंगी, नोटिस इश्यू होंगे, अगल बगल में जो लोग रहते हैं उन लोगों की गवाही होगी। इसके अतिरिक्त उस जमीन के ऊपर आपने कुछ निर्माण किया है, खेती करते हैं, पेड़ लगाए हैं, इस तरीके की चीजें भी सब सबूत के तौर पर आएंगी। और अगर ये बातें साबित हो जाती हैं तो फिर जिस व्यक्ति का कब्जा है उस व्यक्ति के नाम पर भी वो जमीन आ सकती है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि ये केस स्पेसिफिक केस है कि पहले रास्ते के इस तरफ एक व्यक्ति ने जमीन ली और उन्होंने अपना घर बनाया, कॉटेज बनाया। अब दोबारा रास्ते के इस तरफ दूसरी साइड भी जमीन बिक चुकी है, तो बहुत कंजेस्टेड हो गया है, तारबंदी हो गई है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किस तरीके से हम इस पर कानूनी तौर पर सहायता ले सकते हैं, उनका कहना था। मतलब ये आप जो बात कर रहे हैं वो रास्ते पर हक की कर रहे हैं ना? जी सर। जी, तो देखिए कि हमारे जो भी अगर कोई भी राजस्व गांव है उस राजस्व गांव का अपना एक नक्शा होता है जो कि तहसील में मौजूद होता है और तहसील में जो नक्शा होता है उसमें राजस्व गांव के भीतर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रास्ता है, चाहे वो नदी है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो चारागाह है, ये सब दर्शाए जाते हैं। और जो भी रास्ते हैं वो रास्ते कितने चौड़े हैं, कितने लंबे हैं, इसको भी नक्शे के भीतर दर्शाया जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति ने अपनी रास्ते से लगती हुई जमीन को बढ़ा करके रास्ते पर इंक्रोचमेंट कर लिया है, रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है, तो ऐसे में सबसे पहले तो हमको उसकी वास्तविकता जाननी होगी। जो हमारे पास नक्शा मौजूद है तहसील के भीतर गांव का, उस नक्शे में जाकर के लंबाई चौड़ाई रास्ते की देखनी होगी और अगर उस लंबाई चौड़ाई पूरी नहीं है तो हम इसको खाली करवाने के लिए जो है एसडीएम के माध्यम से कार्रवाई कर सकते हैं। तो सर, एक श्रोता हमारे रानीखेत से हैं, उनका सवाल है कि भविष्य में अगर चकबंदी आई, जो मेरा खेत किसी दूसरे को हमने बटाई में दिया है या बहुत लंबे समय से कब्जे में भी है, तो क्या वो खेत उन्हीं का हो जाएगा? और ये उनका सवाल ये श्रृंखला सुनने के बाद आया है। अच्छा, देखिए चकबंदी का जहाँ तक सवाल है, चकबंदी जो है वो मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग तरीके से जो है वो होती है। हालांकि चकबंदी जब भी होनी होती है तो प्रस्ताव ग्राम सभा की तरफ से चकबंदी करने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव जाता है। लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड का, उस पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक विशेष व्यवस्था ये की गई थी जब चकबंदी का कानून बनाया गया। यहाँ पर संबंधित गांव के जब सब लोग सहमति देंगे तभी जो है वो चकबंदी हो पाएगी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ चकबंदी की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। चकबंदी को लेकर के कई सारे नियम और कुछ सारे सुधार, जिसको हम अलग से भी कभी बात कर सकते हैं, वो सरकार ने बनाए हैं और कुछ 1 या 2 गांव पौड़ी जिले के हैं जिन्होंने चकबंदी करवाई भी है। लेकिन बाकी अन्य जगह एक तो चकबंदी हो नहीं रही है हमारे यहाँ, क्योंकि उसमें फिर वो सवाल आता है कि सारे गांव के लोगों की सहमति और सारे गांव के लोगों की सहमति हो नहीं पाती है। लेकिन कल्पना करिए कि सब लोगों की सहमति हो भी गई है और चकबंदी शुरू हो गई है। तो चकबंदी शुरू होते के साथ ही होता यह है कि जितने भी जमीन से जुड़े हुए कागजात होते हैं ये सब तहसील के भीतर होते हैं। नक्शा, कचरा, खतौनी, ये तमाम सारे कागजात तहसील के भीतर उनके रिकॉर्ड रूम में मौजूद रहते हैं। तो जब चकबंदी शुरू होती है तो सरकार के द्वारा एक चकबंदी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और ये सारे रिकॉर्ड जो है इस चकबंदी अधिकारी को सौंप दिए जाते हैं। और अगर आपको जैसे ये पता लगता है कि आपके गांव में चकबंदी हो रही है और आपको लगता है कि आपकी कोई जमीन ऐसी है तो विवादित है, तो आपको तत्काल चकबंदी अधिकारी के यहाँ आवेदन देना होगा। और चकबंदी अधिकारी जो है आपका जो भी आपका डिस्प्यूट है, जो भी आपका विवाद है, उस विवाद के ऊपर विचार करेंगे और उस विचार के अनुसार निर्णय देंगे। जैसे कि आपने कहा कि इनकी जमीन किसी दूसरे के पास कब्जे में है, तो चकबंदी के अधिकारी को ये अपना बात प्रस्तुत कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि मेरी ये जमीन मेरे नाम पर है लेकिन दूसरे के कब्जे में है। तो इसमें चकबंदी अधिकारी जो भी निर्णय देंगे वो मान्य होगा। अगर ये उस निर्णय से सहमत होते हैं तो ठीक है, दोनों ही पक्ष, और अगर नहीं सहमत होते हैं तो ये अपील भी कर सकते हैं और ये अपील फिर हम आगे हाईकोर्ट तक हम इस अपील को जो है
ले जा सकते हैं विभिन्न राजस्व न्यायालयों के माध्यम के बाद। लेकिन एक चीज ये भी है कि जैसे ही चकबंदी शुरू होती है तो राजस्व से जुड़े हुए न्यायालयों में जितने भी मामले होते हैं जमीन के, वो सब अपने आप में स्थगित हो जाते हैं और उन सब की जो पावर है एक तरीके से वो चकबंदी अधिकारी के पास आ जाती है, तो उसके निर्णय जो है वो अंतिम हो जाते हैं। सर अगला सवाल है कि मेरे सह खातेदार ने जमीन बेची, दाखिल खारिज भी चढ़ चुका है, मगर मुझे इस्तेहार नहीं मिला वो कह रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? इस तरीके से तो वो जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं भविष्य में, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाह रहे थे हमारे श्रोता। देखिए, होता क्या है कि जमीन बिकने की जो प्रोसेस है उसमें पहले, हालांकि अब तो काफी कुछ चीजें सरकार के द्वारा इसमें बदल दी गई हैं। हालांकि पहले ये होता था कि जमीन बेचने में बहुत सारे फ्रॉड हो जाते थे, लेकिन अभी जैसे कि जीपीएस सिस्टम है, उससे लोकेशन को ट्रेस करना है, आधार कार्ड है और गवाही है, इन सब के बाद ही कोई किसी जमीन की रजिस्ट्री होती है। लेकिन इसमें भी कई बार जो है, जैसा आप कह रहे हैं कि वो फ्रॉड हो जाते हैं संजाति चेतों को लेकर के, जिसमें हक सबका है और जो है बेच कोई कहीं पर भी देता है। वो एक कमी है हमारे बहु कानून के भीतर, जिसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास उसको रोकने के तरीके हैं। देखिए, रजिस्ट्री तो हो सकती है, रजिस्ट्री होने तक हमको पता नहीं चलता है, और रजिस्ट्री होने के बाद ये जिम्मेदारी जो है तहसील की है कि वो दाखिल खारिज होने से पहले सभी संबंधित लोगों को जो है नोटिस इशू करे, और अगर उनको कोई उज्र है तो उसकी दाखिल खारिज की तारीखें लगती हैं तहसीलदार के यहाँ बाकायदा, और उसमें जाकर के हम अपना उज्र पेश कर सकते हैं। अब इनके वाले केस में जो ये कह रहे हैं कि जो है इनको नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, तो इनको ये अदालत में सिद्ध करना पड़ेगा, इनको नोटिस वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि वो नोटिस ला करके जब ये उपलब्ध न हो, वो नोटिस इनके यहाँ चिपका दिया गया हो, गांव की किसी जगह पर चिपका दिया गया हो, या फिर किसी अखबार में इश्तेहार दिया गया हो। इस तरीके की कुछ चीजें हो सकती हैं जिनको कानूनी रूप से इनको सिद्ध करना पड़ेगा कि इनके पास नोटिस नहीं आया था, और इस पर फिर अदालत जो भी निर्णय देगी वो निर्णय मान्य हुआ। सर, ये सवाल जब हम आए तो एक के बाद एक बहुत सारे लोग कहने लगे कि सालों पहले मेरे बूबू ने, मेरे बाबू ने जमीन खरीदी थी, स्टाम्प लिखा हुआ है, स्टाम्प में लिखी हुई है जमीन, लेकिन अब वो रजिस्ट्री में नहीं है। कहीं किन्हीं जगहों पर तो उन जमीनों की खरीद फरोख्त होने लगी है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा है कि अभी भी उन्हीं के कब्जे में है, मगर वो बहुत चिंतित हैं कि भविष्य में जिनसे हमने ली थी, स्टाम्प लिखवाया था, वो बेच ना दे। तो इस परिस्थिति में क्या कानूनी अधिकार हो जाते हैं हमारे? देखिए, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे हर गांव में ये चीजें मौजूद हैं। अगर आप पुराने दस्तावेजों को देखेंगे तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक एक गुड़ की बेली में भी जमीनों का जो है हस्तांतरण हो गया है। पहले ये व्यवस्था एक तरीके से मान्य थी, और लोग जो करार किए जाते थे उन करारों को पालन करते थे, और ये एक नैतिकता से जुड़ा हुआ सवाल था, जिसमें एक बार ये माना जाता था कि अगर वो आपने किसी को दे दिया है तो वो उस व्यक्ति का है और आपका उसके ऊपर कोई हक नहीं है, और ये एक तौर पर परंपरागत रूप से चली आ रही चीजें थी। फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो जमीन के कानून हैं, और जब हम इस भू कानून की बहुत ज्यादा हम बात कर रहे हैं, लेकिन भू कानून के भीतर वास्तव में जो सुधार होने हैं वो इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ये सुधार होने हैं कि भू कानूनों में इस तरीके की जमीनों की स्थिति हम किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें कई सारी जमीनों का लोगों ने आपस में अदला बदली की है। अब अदला बदली यही बिल्कुल ये एक सेम चीज जो बात आप उठा रहे हैं, यही अदला बदली के भीतर भी है। और अदला बदली के भीतर हुआ ये है कि जमीन नाम पर किसी और के पास है और कब्जे में किसी और के है, लेकिन कानूनी रूप से आप देखेंगे तो जमीन की मिल्कियत तो उसी की कहलाएगी ना जिसके नाम पर कानूनी रूप से वो जमीन दर्ज है, और वो चाहे तो वो अपनी जमीन को बेच सकता है। तो ऐसे में हमको, अगर हमारा कब्जा उसके ऊपर है, और तो हमने बताया कि 229B मौजूद है धारा, तो हमको उस 229B का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर, आप सलाह देंगे कि 229B के अंतर्गत ही इस मामले को देखा जाए, जब तक कि कानून में इसको लेकर के कोई संशोधन नहीं हो जाता। देखिए, क्या है कि हमारे यहाँ जो अंतिम बंदोबस्ती हुई थी वो 1965 के आसपास जो है वो खत्म हो गई थी, और कई सारी जगह वो बंदोबस्ती जो है छूट भी गई थी, हो ही नहीं पाई थी। तो ऐसी सभी जगहों के लिए बंदोबस्ती ड्यू थी, जो कि 2004 में होनी थी, और बंदोबस्ती सरकार ने की नहीं है। तो बंदोबस्ती नहीं करने की वजह से
बंदोबस्ती की प्रक्रिया मुझे लगता है कि हमने शायद पहले समझाई भी है और दोबारा से भी समझा सकते हैं कि ऐसी बंदोबस्ती का मतलब होता है कि सभी जमीनों की गांव के भीतर पैमाइश होगी और जो जमीन जिसके कब्जे में है वो जमीन उनके नाम पर जो है अगर नहीं चढ़ी है तो उनके नाम पर चढ़ेगी, या उस जमीन का कोई दूसरा उपयोग हो गया है तो वो दूसरे उपयोग के लिए चढ़ेगी। तो बंदोबस्ती नहीं होने से जमीनें जो है वो अभी 65 की बंदोबस्ती के अंतर्गत ही चल रही हैं, और जब तक एक बारी बंदोबस्ती होती नहीं है तब तक ये जो दिक्कतें आ रही हैं जिसमें एक व्यक्ति का कब्जा है और दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमीन है, तो इस तरीके की दिक्कतें बरकरार रहेंगी और इसके लिए सरकार को अवश्य जो है बंदोबस्ती करनी चाहिए। बंदोबस्ती करने से हमारे गांव के भीतर जमीन से जुड़ी हुई कई सारी समस्याओं का समाधान हो सकने की संभावना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम जानना चाह रहे थे अपनी जमीनों को, जो वर्तमान में गांव में परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो स्थितियां अभी देख रहे हैं, जो लोग इन कार्यक्रमों को सुनने के बाद हमें कॉल कर रहे हैं, उनके सवाल और उनके आपने बहुत विस्तृत जवाब दिए। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको भी। आप ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लोगों को इतनी सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं, लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं फिर से एक बात दोहराना चाह रहा हूँ कि हमने जितनी भी जानकारियां यहाँ पर दी हैं ये मोटे मोटे तौर पर दी गई जानकारियां हैं, और किसी भी व्यक्ति को अगर ज्यादा अपने के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, वो ज्यादा समझना उसके बारे में चाह रहे हैं या कोई कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, वो अगर आप नंबर दे सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी संपर्क करना चाहेंगे तो हम उनको अवश्य कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित जानकारी उनको दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी, और इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।